नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर के थर्ड वीक में जो भी करंट अफेयर बने हैं उनको यहां पर मैं कवर कर रहा हूं। मेनली जो मैंने यहां स्क्रीन पर लिखे हुए हैं उन सभी टॉपिक को कवर करूंगा। इसमें सारे क्वेश्चंस को हम उसके करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको उस करंट अफेयर के आसपास की जितनी भी जीके है वो भी पता चल जाए और आपको पेपर में अटेम्प्ट करने में आसानी हो। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। अगर दिसंबर के थर्ड वीक में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उम्मीद करूंगा अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक करके आप जरूर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। तो चलिए बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर की। तो सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है विजय दिवस से रिलेटेड। अब विजय दिवस क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ। जब उस समय पर युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ तो उस समय पर बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं करता था। बांग्लादेश की जगह उस देश का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। अब उसको आज़ाद कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया और 16 दिसंबर को ही ये जीत, मतलब जो भी पाकिस्तान की आर्मी थी 90,000 से ज़्यादा आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब उन्होंने हथियार को डाल दिया। मतलब 16 दिसंबर को भारत ने 1971 का युद्ध जीता था। तो अपने जितने भी सैनिक हैं उनको रिस्पेक्ट, उनकी वीरता की गाथा को दुनिया को बताने के लिए भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करता है। तो ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर के दिन हम विजय दिवस के रूप में क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत की इस दिन विजय हुई थी, जिसमें तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा, उसके बाद जब 16 दिसंबर में आत्मसमर्पण हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, तो बांग्लादेश भी उसके बाद 1971 में ही बना था, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यही इसकी पूरी थ्योरी थी। आप उम्मीद है आपको याद रखने में आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं साइन अप होते हुए कि भैया हाँ हमने हथियार डाल दिए। अगला क्वेश्चन है, भारत पहली कंट्री ऐसी बना है जो कि अपने सैटेलाइट जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको ऑक्शन करने वाला है। रीज़न क्या है? कि उसके रखरखाव में जो पैसा खर्च होता है सरकार उसकी जगह कुछ और नया प्लान करेगी और उसके रखरखाव के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को यहां पर ऑक्शन के माध्यम से दे देगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को भारत सरकार ऑक्शन करने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट ट्राई के जो इस समय पर हेड हैं वघेला साहब उनके द्वारा की गई। तो ध्यान रखिएगा, भारत अपने यहाँ के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम है उनके ऑक्शन करने वाला है, उनको बेचने वाला है। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब आपको जितनी भी कम्युनिकेशन आप वायरलेस के माध्यम से कर रहे हैं वो इन्हीं से कर रहे होते हैं। जैसे फ़ोन से आप कॉलिंग जो कर रहे हैं वो इसी के माध्यम से आपकी फ्रीक्वेंसी जाती है, उसके बाद दूसरे फ़ोन में कनेक्ट होती है। तो पूरे सिस्टम को ये मैनेज कर रहा है, जिसको भारत क्या कर रहा है, इसका ऑक्शन करने वाला है। जो कंपनी खरीदेगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी 11 दिसंबर को विजिट पर थे। कहाँ की विजिट पर? तो महाराष्ट्र की विजिट पर थे। महाराष्ट्र की विजिट में 11 दिसंबर को उन्होंने बहुत सारे इनॉग्रेशन किए। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इनॉग्रेशन में से एक ये है कि उन्होंने नागपुर बिलासपुर रूट में चलने वाली 6 नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया। भारत की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन 2019 में लॉन्च की गई थी और अब ये 6वें नंबर की लॉन्च की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नागपुर से इसे लॉन्च किया गया। नागपुर महाराष्ट्र से ये छत्तीसगढ़ बिलासपुर तक चलने वाली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, यहाँ पर आप हरी झंडी दिखाते हुए दिख रहे होंगे आपको प्रधानमंत्री जी, और बगल में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे साहब। ध्यान रखिए, एकनाथ शिंदे।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो फार्म है ये ऑलरेडी अवेलेबल था, इसको कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही थी 2013 से, अब 2013 से ट्राई कर रही है। अब फाइनली ऐसा हुआ है कि जो ये जो फार्म है ये कार्बन न्यूट्रल बन गया, और ये कहाँ, केरला का पहला है, और केरला के साथ साथ ये भारत का भी पहला है। तो ऐसा फार्म जिसमें जो कार्बन न्यूट्रल बना है, और वो भारत का भी पहला है, केरला का भी पहला है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसमें जानवर भी रहते हैं, ये एक सीड फार्म भी है, इसमें सीड्स मतलब जो अलग अलग फसलों के बीज होते हैं उसको भी यहाँ डेवलप किया जाता है, और जानवर भी यहाँ पर रहते हैं। अब कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? मतलब कि इस फार्म से जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उतना ही ये उसको किसी ना किसी माध्यम से हवा से हटा देता है। अब इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल पहला बना है, ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फार्म जिसको आप देख रहे हैं, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर, केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, टोक्यो जापान की कैपिटल है, ये आपको मालूम है। टोक्यो में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि 2025 तक हम ऐसा रूल बना रहे हैं कि जो इतने स्क्वायर फीट से बड़ा है घर, उसमें हम लगाएंगे सोलर पैनल्स, और वो कंपलसरी होगा उनको लगाना। इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ पर ये जो पॉल्यूशन है, ये जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का एक अब आपको पता है COP27 ऑर्गेनाइज हुआ था इजिप्ट में, वहाँ पर इसकी बात भी की गई है कि हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। तो ये सबसे पहला कदम है जापान का, और जापान की जो सरकार है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलती भी है कि हम ग्रीन एनर्जी को अपने यहाँ पर प्रमोट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब जापान का टारगेट भी है कि 2050 तक वो चाहता है कि अपने यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको कार्बन न्यूट्रल बना दे, और अपने देश को कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दे। मतलब जितनी कार्बन वो निकालेगा उतनी कार्बन को वो किसी ना किसी माध्यम से न्यूट्रल कर देगा, मतलब उतनी ही उस कार्बन को ऑक्सीजन के माध्यम से न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके लिए ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो दूसरे वाटर एनर्जी हो, या फिर हमारी जियोथर्मल एनर्जी हो, टाइडल वाली एनर्जी हो, या फिर सोलर वाली एनर्जी हो। सोलर को इन्होंने कंपलसरी अपने यहाँ पर किया है। सिर्फ और सिर्फ टोक्यो की जो विधानसभा है उसने ही ये बिल पास किया, और पास करने के बाद अब ये नहीं कि हर घर में सोलर पैनल लगेंगे, नहीं, इन्होंने ना एक रेंज बना दी है। 200 स्क्वायर फीट मान लीजिए, अगर बोला कि इससे ज़्यादा लगे, मतलब इनकी जो हेड है वहाँ की टोक्यो की, उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो हेड है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4% घर हैं, इसके माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। और अब जो पहले से बने हुए हैं उनमें स्टेबल नहीं किया जाएगा, जो आगे बनेंगे 2025 के बाद उनमें कंपलसरी होगा कि आपको लगाने पड़ेंगे सोलर पैनल। और ये एक अपने में बड़ी बात है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है 2025 के बाद कंपलसरी किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ईरान को यूनाइटेड नेशन कमीशन से हटा दिया गया है, रीज़न क्या है? आपको पता है हिजाब का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा ईरान में और ईरान के आसपास के देशों में भी चलने लगा है। रीज़न ईरान ही है, ईरान से ही ये बात उठी, और महिलाओं के ऊपर जो वहाँ की फोर्सेस हैं वो प्रेशर करने के लिए कुछ एक्शंस भी ले रही हैं। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन कमीशन में ये मतलब मुद्दा उठा, और उठने के बाद इसका ईरान का विरोध किया जाने लग गया। और सिंपल सी बात है, यूएस ऑलरेडी ईरान के विरोध में है, क्योंकि 2014 में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, यूएस ने मना किया लेकिन फिर भी कर लिया। तो इन पर बैन लगाने की कोशिश तो जगह जगह से होती रहती है। अब ये एक अच्छा मुद्दा मिल गया, जिसकी वजह से वोटिंग कराई गई कि जितने भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन में, उसमें जब वोटिंग हुई तो 29 वोट्स इनके खिलाफ पड़ गए कि हाँ भाई ईरान को हटाना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ पर महिलाओं के जो स्टेटस है उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ईरान को यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, और टोटल 54 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो कुछ मेंबर्स एब्सेंट हो गए थे। ठीक, चलिए आगे बात करें।
तो ईरान यूनाइटेड कमीशन से हट गया है। यूएस की बात करें तो यूएस ने न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी को, बहुत ज्यादा एनर्जी को डेवलप किया। देखिए, दो प्रकार की आपने चीजें पढ़ी हैं, एक तो फ्यूजन, एक फिजन। फ्यूजन होता है दो छोटे छोटे एटम्स को मिलाना, और फ्यूजन होता है फिजन होता है जब हम बड़े पार्टिकल या बड़े एटम को छोटे छोटे एटम्स में तोड़ दें। तो फ्यूजन होता है छोटे छोटों को मिलाना, फिजन होता है जब हम बड़े एटम्स को छोटे छोटे पार्टिकल या फिर एटम्स में तोड़ देते हैं। अब इन दोनों फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब एनर्जी का फॉर्मेशन हम ना अभी तक फिजन से ज़्यादा जानते थे, लेकिन फ्यूजन से अभी तक ज़्यादातर हमने एनर्जी नहीं डेवलप की। लेकिन यूएस के साइंटिस्टों ने ऐसा करके दिखा दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसके माध्यम से ग्रीन एनर्जी के जो पूरा सिस्टम है उसमें चेंज अलग सा मिलेगा। तो यूएस ने ये अनाउंस किया है कि हमने न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी को डेवलप किया है। और याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सन में एनर्जी को डेवलप करता है। सोचिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से हम अर्थ में ही एनर्जी को डेवलप करने लग जाए तो कितनी ज़्यादा एनर्जी हम डेवलप कर सकते हैं। और ये यूएस के साइंटिस्टों ने किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर फिजन और फ्यूजन आप देख सकते हैं। फिजन में क्या होता है, बड़े पार्टिकल को छोटे में तोड़ा जाता है। फ्यूजन क्या होता है, छोटे पार्टिकल को बड़े में बनाया जाता है। दोनों में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और फ्यूजन से पहली बार हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ पर तंबाकू के रीजन को, तंबाकू का जो इफेक्ट है उसको कम करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने एक बिल पास कर दिया है कि भाई अब से क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 2009 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं, उन बच्चों को अगर कोई भी तंबाकू के रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो इलीगल माना जाएगा। इसीलिए अब न्यूजीलैंड में जो 2009 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं उनको तंबाकू आप नहीं बेच सकते, और ये प्रोहिबिटेड किया है। अपने यहाँ पर तंबाकू फ्री जोन बनाने के लिए ऐसा किया गया है। और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिडा अर्डन है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट भी की गई। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव मूव इसको आप कह सकते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल वॉलिंगटन है और डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक तस्वीर लगाते हुए दिखाई है एक महिला की, जो कि, चलिए अगला क्वेश्चन है रशिया यहाँ पर रिप्लेस कर चुका है इराक को किस चीज में रिप्लेस कर चुका है। देखिए, भारत ना दूसरे देशों से ऑयल को परचेस करता है, अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर आप खरीदार हैं और आपको कोई सस्ता सामान देगा तो आप उसी से खरीदेंगे। अभी रशिया के साथ क्या हो रहा है, रशिया के साथ ये हो रहा है कि वो भी पेट्रोल बेचता है और जो ऑयल प्रोडक्ट है वो भी बेचता है, और साथ साथ इराक भी बेचता है। अब दोनों बेच रहे हैं ऑयल प्रोडक्ट्स, तो फिर क्या होगा, आप सस्ते से खरीदेंगे, सस्ते वाले से खरीदेंगे। अभी रशिया की हालत तो ऐसी है ना कि दुनिया में उससे कोई कुछ खरीद नहीं रहा, क्योंकि प्रतिबंध इतने लगा दिए गए यूक्रेन युद्ध के कारण। लेकिन भारत अपना यहाँ बेनिफिट देख रहा है। इराक थोड़ा महंगा दे रहा है, अब रशिया थोड़ा सस्ता दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम रशिया से कहेंगे जितना ऑयल देना हो दे दो हमको। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा भारत यूक्रेन युद्ध का ऑयल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, बेनिफिट उठा रहा है। और भारत ने अभी पहले युद्ध से पहले भारत सिर्फ रशिया से 20% ऑयल को परचेस करता था, लेकिन अब भारत ने 100% कर दिया, मतलब काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर पहले 20% होता था तो 5 टाइम अब ऑयल सिर्फ हम रशिया से ही ले रहे हैं। इसीलिए पिछले महीने अक्टूबर के महीने में भी और नवंबर के महीने में भी भारत ने सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो रशिया से परचेस किया है। और लेकिन पहले हम यही ऑयल किससे, इराक से परचेस करते थे। ध्यान रखिएगा, इराक को अब पीछे कर दिया है ऑयल बेचने में भारत को। तो ध्यान रखिएगा, भारत इस समय सबसे ज़्यादा ऑयल रशिया से, दूसरे नंबर पर इराक से, तीसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद यूएसए से भी हम
ऑयल को परचेस करते हैं। तो हमारा इसमें बेनिफिट है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। इतनी बात मैंने बोल दी तो हो सकता है याद रहना चाहिए। रशिया की थोड़ी सी बात बताऊं तो रशिया की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। रूबल यहाँ की करेंसी है और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, यूएस की जो नोट होती है ना, वहां पर साइन होता है, किसका होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर का होता है, जो वहां पर फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप फाइनेंस मिनिस्टर से जल्दी याद कर पाएंगे। तो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर का होता है और साथ साथ जो वहां की ट्रेजरी होती है, वहां के ट्रेजरर का होता है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के साइन होते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, ज्यादातर पुरुष यहां पर चुने जा रहे थे और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला चुनी गई हैं। तो सिंपल सी बात है कि बैंक के नोट पे अब इन्हीं महिलाओं के साइन होंगे। दोनों पद पर महिलाएं ही बैठी हुई हैं। आप इन दोनों के दर्शन कर सकते हैं। ये है फाइनेंस मिनिस्टर, ये है ट्रेजर। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के साइन यूएस के बैंक नोट में हुए हैं। अब इनका नाम क्या है? तो जेनेट येलेन, जो कि इस समय पर अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और लीन मेडरबा, ध्यान रखिएगा, ये इस समय पर ट्रेजरर है। कहां की? अमेरिका की। तो ध्यान रखेंगे, इन दोनों महिलाओं के पहली बार यूएस के बैंक नोट पर साइन हो रहे हैं। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो चेन्नई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो अथॉरिटीज है, उनके साथ साइन अप किया है। किस चीज का साइन अप किया है? देखिए, भारत में ऐसा होता है कि नॉर्मली हम कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं, ये सोचकर नहीं करते कि इसमें जेंडर इक्वेलिटी होगी कि नहीं होगी। अब नॉर्मली भारत में जो रोड सिस्टम है, उसको जेंडर इक्वेलिटी के माध्यम से नहीं डेवलप किया गया। बिल्कुल सच बात है। महिलाओं को ट्रैवल के समय पर क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसको भी कभी नहीं सोचा गया होगा। सीधे डेवलपमेंट शुरू किया गया है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एक जेंडर टूल किट सिस्टम को डेवलप करवाया और अब यहां पर चेन्नई की जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके साथ इन्होंने टाई अप भी कर लिया कि अब हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि किस तरीके से आप जो डेवलपमेंट करें किसी भी रोड का, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, उसमें जेंडर इक्वेलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे। आप खुद सोच लीजिए, कितनी ड्राइवर अभी ऐसी हैं जो बस चलाने वाली महिला हैं? बहुत कम। कितनी कंडक्टर ऐसी हैं जो कि महिला हैं बस कंडक्ट करने वाली? बहुत ही कम है, लेकिन बहुत कम। क्यों ऐसी इनइक्वालिटी हो रही है? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। साथ साथ महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादातर अगर कोई महिला किसी सही कंपनी में काम कर रही है तो वो अपनी स्कूटी वगैरह यूज़ करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम भरोसा करती हैं। रीज़न क्या है? हमने उस तरीके का सिस्टम डेवलप नहीं किया। अगर हम वैसा सिस्टम डेवलप करते तो महिलाएं जैसा पुरुष कर रहे हैं वैसा ही कर रही होती। इसी के लिए वर्ल्ड बैंक चेन्नई की जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उनके साथ मिलकर, ये टूल किट का मतलब कोई सामान मत समझ लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ रूल्स लिखे गए हैं, किस तरीके से बनाया जाएगा सिस्टम, किस तरीके से हम पब्लिक स्पेस को ऐसा बनाएंगे जिससे कि मेल और फीमेल दोनों अपने आप को एक जगह पर सेफ फील करें। और इसमें वर्ल्ड बैंक मदद करेगा चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की। ठीक है, चलिए आगे बात करें। ये एक डॉक्यूमेंटेशन है, टूल किट। ठीक है, आगे यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये चेन्नई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको मालूम है, क्या मालूम है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया जाएगा? तो 2023 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अनाउंस्ड है। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसकी कहीं ना कहीं सेरेमनीज भी तो होंगी। कहाँ होंगी? तो देखिए, अभी रिसेंटली में ओपनिंग सेरेमनी इसकी ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ कराई गई? तो इटली की राजधानी रोम में कराई गई। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से भी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो गए हैं पार्टिसिपेट करने। लेकिन याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसके द्वारा ये ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट किया गया है। पूछा जा सकता है कहाँ किया गया है? रोम, इटली में किया गया है, पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर आप इनॉग्रेशन की तस्वीर देख सकते हैं।
अब यहाँ से गवर्नमेंट स्कीम और जो कमेटी है उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम चल रहा है, एक स्कीम चल रही थी, ऑलरेडी एग्जिस्टेड थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करने का कोई कारण नहीं है, बस ये है कि कुछ जो पॉलिसीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, जो हमारे माइनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, तो अब उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट में बताता हूं कि कौन कौन सी स्कीम को यहां पर जोड़ा गया है इसके साथ, लेकिन इसका रीनेम किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम का रीनेम करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री हेरिटेज स्कीम, मतलब पीएम विकास स्कीम, प्रमोशन ऑफ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हेरिटेज स्कीम इसका नाम कर दिया गया है। देखिए क्या है, ये जो नेम का चेंज है ना, ये लोकसभा में जो हमारी इस समय पर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा, जो स्मृति ईरानी जी हैं, ये इन्होंने जो नाम चेंज किया है ना, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया, मतलब इसमें कुछ स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है। क्या किया गया है, सीखो और कमाओ, मतलब यहां पर उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा जो कम पढ़े लिखे हैं, जो जाकर कहीं बड़ी जगह बड़ी संस्थाओं में काम नहीं कर सकते, लाखों का पैकेज नहीं उठा सकते, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। मतलब उनको जो भी स्किल आती है उसको उसे सिखाया जाएगा, उसको उसमें मास्टर बनाया जाएगा, बनाने के बाद उसको काम में लगवाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी, साथ साथ जो काम आता है उसके लिए उस्ताद उसको बनाया जाएगा, मतलब वो काम उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हमारी धरोहर, जो सिंपल सी बात है, कम पढ़ा लिखा है तो आपको टेक्नोलॉजी में थोड़ी ना आप बैठा दोगे, आप उसको उसके जो रीजनल काम है, रीजनल काम पर ही बैठाओगे। तो जो रीजनल काम है वो उसको सिखाए जाएंगे और उसको शार्प बनाया जाएगा और धरोहर को संभाल कर भी रखेगा, है ना। और नई रोशनी, मतलब उसको नई उम्मीद जगाएगा। सिंपल सी बात है, वो अगर किसी बड़े शहर में जाता है तो क्या करेगा, आपको लगता है कि छोटे से किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, लेकिन ऐसे में क्या होगा, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अगर वो किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करना चाहिए, लेकिन अब जब सरकार ये सब स्कीम दे रही है तो इसका बेनिफिट भी उठा सकता है वो। तो नई रोशनी का मतलब उसके जीवन को नई दिशा मिलेगी, एक डायरेक्शन पर काम मिलेगा अगर वो इससे जुड़ता है तो। साथ साथ नई मंजिल, अपने जीवन में जो उसने अपनी मंजिलें तय कर रखी हैं वो भी उसको मिलेंगी। तो ये 5 तरीके की स्कीम है जिससे कि उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो कम पढ़े लिखे हैं और जो अपना वैसा काम जानते हैं जो कि उनका पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो उसको डेवलप करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था और अब इसका नाम चेंज करके इन 5 को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ये तब तक काम करेगी जब तक हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन काम करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं मोदी जी की। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड का मतलब देखिए, अगर आपका घर उस तरीके का है कि आप यहां पर सोलर लगाना चाहें तो आपको सरकार ना बेनिफिट देगी। सरकार का बेनिफिट क्या है कि आपको सब्सिडी देगी अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपए। तो अगर आप 1 किलोवाट किलोवाट पावर की अगर आप लगाते हैं तो आपको सरकार 14,000 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करा देगी। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने यहाँ पर सोलर जो छतों पे सोलर सिस्टम को लगवाएंगे। इससे सरकार का ही बेनिफिट है। एनर्जी जो कंजप्शन उनको कोयले के माध्यम से करना पड़ रहा है, लोग इससे ही कर लेंगे। इसीलिए सरकार इसको एक्सटेंड करने वाली है और सरकार का टारगेट है कि हम 2026 तक ऑलमोस्ट इतने घरों को कवर कर देंगे। जैसे ही उतने घर कवर हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 जो मिलीवॉट है वहां तक इनका टारगेट है कि अगर इतनी एनर्जी डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद हम सब्सिडी देना बंद कर देंगे। तो अपने टारगेट को पाने के बाद ये जो रूफटॉप सोलर स्कीम में सब्सिडी मिलती है वो सरकार देना बंद कर देगी। ध्यान रखिएगा, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। आगे बात करें तो अब यहां से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि इस बार का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप कहां ऑर्गेनाइज होगा, भारत में ऑर्गेनाइज होगा। भारत में कहां होगा, तो उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना है। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, और राउरकेला में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 15 नंबर का ये एडिशन है। ठीक है, पहली बार कब हुआ, तो 1971 में पहली बार हुआ, जिसे पाकिस्तान के द्वारा जीत लिया गया।
भारत कितनी बार जीता है? तो भारत सिर्फ एक बार जीता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में ये ऑर्गेनाइज कितनी बार हुआ है? तो भारत में 4 बार ऑर्गेनाइज हुआ है। सबसे ज्यादा बार इस हॉकी वर्ल्ड कप को किसने जीता है? तो आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 4 बार इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है। भारत ये चौथी बार इसको अपने यहां पर होस्ट कराएगा। अब भारत की जो टीम है उसकी ऑफिशियल पार्टनर कौन बनी है? तो आंसर यहां पर होगा टाटा स्टील ऑफिशियल पार्टनर बनी है। यही क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। यहां पर स्टैटिक सब कुछ इंक्लूड मैंने कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ईगा स्वितेक कौन है? ये ईगा स्वितेक टेनिस खेलती हैं, पोलैंड की ये प्लेयर है। और राफेल नडाल जिनको इस बार का वर्ल्ड चैंपियन 2022 घोषित किया गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। वैसे राफेल नडाल की बात करें तो इनको 5वीं बार ये मिल रहा है, ये जो सम्मान है ये 5वीं बार मिल रहा है। लेकिन ईगा स्वितेक पहली बार इस सम्मान को प्राप्त कर रही हैं। ये टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, वुमेन प्लेयर है। और राफेल नडाल स्पेन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। राफेल नडाल की बात करूं तो ये इस समय पर दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। यहां पर आप राफेल नडाल को देख सकते हैं, ये है ईगा स्वितेक। अगले क्वेश्चन आएंगे स्टेट न्यूज से रिलेटेड। तो स्टेट न्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन साहब। उन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार का स्टैचू अनवील किया है। अब इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको अनवील किया है। आपको बता दूं कहां पर इसको सेटअप किया गया? तो वाराणसी में इसको सेटअप किया गया है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में तो ये सेटअप हुआ और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इसलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको अनवील किया गया। जो ये कवि थे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं एम.के. स्टालिन साहब को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ने अपनी जो वहां की हिमालयन काऊ है, हिमालयन काऊ जिसका नाम बद्री काऊ है, उसकी जेनेटिकल एनहांसमेंट करने की अनाउंसमेंट की है। अब जेनेटिकल एनहांसमेंट क्या होता है? देखिए, बद्री का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसका जो गौमूत्र होता है प्लस इसकी जो घी होता है और दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग है। लेकिन इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है काफ़ी कम होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ भैंस के बराबर ये दूध देती है, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर एक समय पर। तो उसको डेवलप करने के लिए जेनेटिकल एनहांसमेंट करने की कोशिश की जा रही है। जेनेटिकल एनहांसमेंट 2 तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। पहला तरीका ये है कि डायरेक्टली जो बेहतरीन जो स्पर्म्स है और बेहतरीन जो ओवम होंगे इनके मेल और फीमेल के, उनको मेट कराया जाए। मेट कराने के बाद जो जिस गाय पर जेनेटिकल एनहांसमेंट करना है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली किसी बेहतरीन ऑक्स का जो स्पर्म होगा उसको लिया जाए और लेने के बाद इनमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाए। तो दोनों माध्यम से जेनेटिकल एनहांसमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड प्लान कर रहा है कि जेनेटिकल एनहांसमेंट करे वो बद्री काऊ में, जिससे कि जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है और बेहतर हो सके। चलिए आगे बात करें। यहां पर आप देख सकते हैं बद्री काऊ को। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी के भूपेंद्र पटेल जी, इन्होंने पिछले साल सितंबर 2021 में पहली बार चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात के शपथ ली थी। लेकिन अब दोबारा से चुनाव हुआ और बीजेपी की आपको पता है प्रचंड जीत हुई है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भूपेंद्र भाई पटेल दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए। इन्होंने 12 तारीख को दोबारा से शपथ ली है। ध्यान रखिएगा, ये 18वें चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के और इन्होंने बीजेपी की तरफ से दूसरी बार यहां पर लगातार चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। वैसे बीजेपी काफी लंबे समय से है गुजरात में, ध्यान रखेंगे। और आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं, ये है भूपेंद्र भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में अवेलेबल है,
इसका नाम मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर को इसको इनॉग्रेट किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये मनोहर पर्रिकर जी हैं जो कि गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रहे। अभी इस समय ये इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत है, इनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, देखिए गुजरात में भी चुनाव चल रहा था और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव चल रहा था, दोनों के रिजल्ट सेम दिन आए 8 दिसंबर को। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कि चीफ मिनिस्टर का पद संभालेंगे या संभाल चुके हैं, क्योंकि इन्होंने शपथ तो पहले ही ले ली थी और इन्होंने जब शपथ ली, मतलब 11 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली है और इन्होंने हिमाचल प्रदेश की पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बने। प्लस इनके जो पिताजी थे ये वो बस ड्राइवर थे, उसके बाद से इन्होंने अपना करियर यहाँ तक लेकर आए, इसलिए एक अपने में ये मोटिवेटेड पर्सन भी है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 68 में से 40 सीटें जीती हैं। सिर्फ बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए थीं, तो कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली और अपनी तरफ से उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पर बनाया है चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर कांग्रेस ने वाइस चीफ मिनिस्टर भी बनाया है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया है, तो मुकेश अग्निहोत्री जी को यहाँ पर शपथ दिलाई गई। जो वहाँ के गवर्नर साहब हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो इनके द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री दोनों को शपथ दिलाई गई। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की तरफ से दोनों चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने अपना ही क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च कर दिया है। वैसे क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादातर केंद्र सरकार के द्वारा इसके मिशंस बनाए जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने अपने क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया है। मतलब अपने यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसको बेहतर करने की अब यहाँ पर ये कोशिश करने वाला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ से डिफेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य किरण जो 16 नंबर का एडिशन है, ये भारत और नेपाल के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ। ये जो 16 नंबर का संस्करण है, ये भारत में नहीं, ये नेपाल में ऑर्गेनाइज हो रहा है। 16 से लेकर 29 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। लेकिन पिछले साल जो सूर्य किरण हुआ था 15 नंबर का, वो भारत के उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं सूर्य किरण की जो एक्सरसाइज की समय की। अगला क्वेश्चन, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम काजिंद 2022 है। इसको 15 से लेकर 28 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इसको उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 6th एडिशन है ये। आगे बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज को हम रिवाइज करते हैं, जैसे कि दिसंबर के पूरे जितने भी डेज बने हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। जैसे वर्ल्ड एड्स डे है 1 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को। और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ, क्योंकि इसी दिन इंडियन नेवी ने भारत के साथ जो 1971 में युद्ध हुआ था उसमें ऑफिशियली एंट्री की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। आर्म फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर को। और ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर। और विजय दिवस तो मैंने आपको बता ही दिया 16 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ था, क्योंकि इसी दिन हमने 1971 में पाकिस्तान से युद्ध को जीता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।